विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज करना भाग 9 ख, पार्ट 9 बी करनी है, सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, थोड़ा उससे पहले मैं भारत में सहकारी आंदोलन के बारे में बता देता हूं। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया। उसके बाद फिर मैं सहकारी समितियों के बारे में बताऊंगा। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में। कब भाई? 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत हुई थी। किसके तहत? सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? हाँ जी, एफ निकोलसन को माना जाता है। किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन वनडे में बन सकता है, सिंगल क्वेश्चन बनेगा। बोलेगा कि भारत में सहकारी आंदोलन का जनक कौन है, तो आपने बोलना एफ निकोलसन। एफ निकोलसन। 1904 ईस्वी के सहकारी अधिनियम में नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं होना एक खामी थी। इस खामी को दूर करने के उद्देश्य से 1912 ईस्वी में सहकारी आंदोलन बना, सहकारी अधिनियम बना, जिसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण का प्रावधान किया गया। ये पॉइंट समझ में आया? क्या आया? 1904 के सहकारी अधिनियम में नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ये एक गलती थी, खामी थी। इस खामी को दूर करने के लिए 1912 ईस्वी में जो सहकारी अधिनियम बना, उसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण का प्रावधान किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों का आर्थिक स्तर उन्नत बनाना और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। 1912 के सहकारी अधिनियम में केंद्रीय सहकारी समिति के निर्माण हेतु भी प्रावधान किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा यहां से कि केंद्रीय सहकारी समिति के निर्माण का प्रावधान कहां पर किया गया था? आंसर 1912 ईस्वी के सहकारी अधिनियम में। इतना क्लियर हो गया? ठीक। 1914 ईस्वी में सरकार ने सर मैकलागन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने पाया कि लोगों में यह भावना व्याप्त कर गई है कि सहकारी संस्था मुख्यतः सरकारी एजेंसी है। क्या है? सहकारी संस्था मुख्यतः सरकारी एजेंसी है। इसलिए इस आलोक में कमेटी द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। वो सुझाव क्या थे? नंबर 1, सहकारिता का सिद्धांत की उचित शिक्षा दी जाए। सहकारिता के सिद्धांत की उचित शिक्षा दी जाए। नंबर 2, प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता हेतु सहकारी बैंक का निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहकारी बैंक का निर्माण होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होनी चाहिए। चौथा, ऋण देने से पूर्व सदस्यों की सावधानी पूर्वक जांच हो। ऋण देने से पूर्व सदस्यों की सावधानी पूर्वक जांच हो। अब आगे, सहकारी आंदोलन के अध्ययन एवं इसमें सफलता के लिए सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा प्रोफेसर D.R. गॉडगिल, बड़ा नाम है, याद करना पड़ेगा, प्रोफेसर D.R. गॉडगिल के नेतृत्व में 1944 में कृषि उप कमेटी गठित की गई। 1945 में सरकार ने एक अन्य सहकारी योजना कमेटी का गठन किया। यह कमेटी अपना प्रतिवेदन 1946 में सरकार को इसने अपना सरकार को सौंपा। इतना क्लियर हो गया? 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रस्तुत कमेटी के अध्यक्ष A.D. गोरवाला थे। इस कमेटी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। नंबर 1, बृहत सहकारी समिति का संगठन हो। नंबर 2, विपणन सहकारी समितियों का संगठन हो। नंबर 3, समितियों को सरकार की तरफ से ऋण तथा अनुदान यानी सब्सिडीज, अनुदान मतलब सब्सिडीज के रूप में सहायता मिले। नंबर 4,
नियंत्रित शाख प्रणाली अपनाई जाए। नंबर 5, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्था के रूप में हो जो अपने ग्रामीण शाखा के माध्यम से सहकारी समिति को सहायता करे। इतना क्लियर हो गया? छोटे छोटे क्वेश्चन बनने हैं। एक आप क्या यही बनना है कि 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का जो प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एडी गोरावाला थे। कौन थे? एडी गोरवाला। कौन थे भाई? बाकी रिकमेंडेशन पूछ सकता है, सुझाव जो होते हैं मेंस के क्वेश्चन होते हैं, प्री में भी बन सकते हैं कि बृहत सहकारी समितियों का संगठन हो, विपणन सहकारी समितियों का संगठन हो, है ना, इस तरह से। तो बार बार सुनोगे तब जाके समझ में आएगा, पहली बार में नहीं आता है। अगला, तीसरी भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 1958 में हुआ, जिसमें सहकारी सेक्टर की महत्ता को स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1959 ईस्वी में नागपुर सत्र में, कहाँ पर? ऑरेंज कैपिटल, और नीरी का हेडक्वार्टर है नागपुर में, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। तो 1959 में नागपुर सत्र में एग्रेरियन अर्थशास्त्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन रहा है कभी। एग्रेरियन अर्थशास्त्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिससे सहकारी आंदोलन के कार्यक्रम एवं नीति में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। ठीक है। अगला है बहुउद्देश्य सहकारी समिति यानी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में 1939 में हुई। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, कब हुई? तो 1939 में हुई। कहाँ पर हुई? उड़ीसा में हुई। कहाँ पर हुई? सहकारिता की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि कहाँ है? आंसर ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। सहकारी विपणन की प्राथमिक उद्देश्य विपणन मार्जिन, मार्केटिंग मार्जिन को कम करना तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाना होता है। सरकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सरकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आंसर विपणन मार्जिन यानी मार्केटिंग मार्जिन को कम करना तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाना। बस इतना ही लिखना होता है आंसर में। कितना? जितना मैंने बताया आपको। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो सहकारी समितियों के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? भाग 9 ख में जाना पड़ेगा, पार्ट 9 बी में जाना पड़ेगा। आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक जाना पड़ेगा। जेड एच में परिभाषा है। जेड एच में क्या है? 243 जेड एच में परिभाषा है। जेड आई में सहकारी समितियों का निगमन व समापन है। हेडिंग याद करनी पड़ेगी पहले, डिटेल अगर ना पढ़ पाओ बेरेक्ट से, लेकिन पहले हेडिंग याद करके एक रीडिंग जरूर कीजिएगा। किस पर? हेडिंग के साथ साथ एक एक रीडिंग करनी है आपने सहकारी समितियों पर। नया है क्योंकि 2011 में आया, ठीक है, तो नया ही माना जाता है इसको। तो 243 जेड आई में क्या है? सहकारी समितियों का निगमन व समापन है। 243 जेड जे में बोर्ड के सदस्यों की संख्या व पदावधि है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या व पदावधि है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 243 जेड जे से। जेड के में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन है। जेड एल में बोर्ड का दमन यानी सप्रेशन और निलंबन है। जेड एम में क्या? सहकारी समितियों के लेखा का लेखा परीक्षण है। लेखा मतलब अकाउंट। 243 जेड एन में सहकारी समितियों की सामान्य सभा की बैठक है। 243 जेड ओ में सदस्यों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 243 जेड पी में विवरणी है यानी रिटर्न्स हैं। 243 जेड क्यू में अपराध और जुर्माना, पेनल्टीज, अपराध और जुर्माना है। 243 जेड आर में भाग 9 ख के प्रावधानों का बहुराज्यिक सहकारी समितियों का लागू होना। इस भाग के यानी भाग 9 ख के प्रावधानों का बहुराज्यिक सहकारी समितियों का लागू होना। 243 जेड एस में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और 243 जेड टी में विद्यमान विधि का जारी रहना। पहले आपने हेडिंग याद कर ली, अब डिटेल में जाते हैं। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011, कौन सा? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को क्या दिया गया भाई? संवैधानिक
दर्जा दिया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 ख को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किए गए। सहकारी समितियों के संबंधित जो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं मैं। जैसे 243 ZH के तहत प्राधिकृत व्यक्ति, बोर्ड, सहकारी समिति, बहुराज्यिक सहकारी समिति, पदधारक, रजिस्ट्रार, राज्य अधिनियम तथा राज्य स्तरीय सहकारी समिति को परिभाषित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया ZH में क्या परिभाषाएं हैं। अब इन परिभाषाओं में क्या होती है, माना बोर्ड, बोर्ड किसको बोलेंगे उसकी डेफिनेशन होगी। सहकारी समिति किसको बोलेंगे उसकी डेफिनेशन होगी। बहुराज्यिक सहकारी समिति की डेफिनेशन होगी, है ना। पद धारक क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन, किसको माना जाएगा पद धारक, रजिस्ट्रार कौन होगा, राज्य अधिनियम, ये सब चीज़ों को क्या किया गया, डिफाइन किया गया किसमें, 243 ZH में। इतना क्लियर हो गया। 243 ZJ में सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। कितनी, यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर फ्री में, कितनी हो सकती है भाई। 243 ZJ के अनुसार किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 21 हो सकती है, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति, एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे। 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे। निदेशक बोर्ड में ये 21 सदस्यों के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्यों को सहयोजित सदस्य यानी कोऑप्टेड मेंबर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है, परंतु ऐसे सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में मतदान करने अथवा बोर्ड के किसी पदाधिकारी के रूप में चुने जाने का अधिकार नहीं होगा। भाई 21 सदस्य तो होंगे ही होंगे, साथ में 2 अन्य सदस्य भी होंगे जिनको क्या बोलेंगे, कोऑप्टेड मेंबर्स, क्या बोलेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन कोऑप्टेड मेंबर्स को सहकारी समिति या किसी भी निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और ना ही बोर्ड के किसी पदाधिकारी के रूप में चुने जाने का अधिकार होगा। समझ में आ गया। सहकारी समिति का कार्यकारी निदेशक यानी फंक्शनल डायरेक्टर भी बोर्ड का सदस्य ही होता है और उसकी गणना निदेशक बोर्ड की अधिकतम संख्या 21 में नहीं की जाती है, यानी 21 से अलग होगा। ये कौन, सहकारी समिति का कार्यकारी निदेशक यानी फंक्शनल डायरेक्टर होगा, बोर्ड का ही सदस्य होता है और उसकी गणना निदेशक बोर्ड की अधिकतम संख्या यानी 21 में नहीं की जाती है। बोर्ड में निर्वाचित सदस्यों की पदावधि उनके निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होगी। निर्वाचन की तिथि से, क्या बोला, बैठक नहीं बोला, यहाँ पर बोला निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होगी। आर्टिकल 243 ZK के अनुसार बोर्ड का निर्वाचन बोर्ड की अवधि के समापन, बोर्ड का निर्वाचन आर्टिकल 243 ZK के अनुसार बोर्ड का निर्वाचन बोर्ड की अवधि के समापन के पूर्व होता है। बोर्ड के दमन के मामले में बोर्ड का निर्वाचन दमन की तिथि से 6 माह के भीतर कराया जाता है। कितना, 6 माह के भीतर कराया जाता है। क्लियर हो गया। सहकारी समिति के किसी बोर्ड को 6 माह से अधिक अवधि के लिए दमन या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा, परंतु कुछ दशाओं में 6 माह से अधिक अवधि के लिए दमन या निलंबित किया जा सकता है। जैसे उसके निरंतर व्यतिक्रम के मामले में उसके निरंतर इंटरफेरेंस, व्यतिक्रम बोलते हैं किसको, इंटरफेरेंस के मामले में। दूसरा, उसके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करने पर। तीसरा, उसके द्वारा समिति या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर। चौथा, उसके गठन या कृत्यों में अवरोध पर। पांचवा, उसके निर्वाचन में असफलता पर। इतना क्लियर हो गया। देखिए, खाली मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ के, आपको डायरेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, और बार बार सुनेंगे जब आप, तब जाके आप मुख्य परीक्षा में कुछ इसके बारे में क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे, है ना। आंसर राइटिंग में बता दूंगा मेंस की कैसे की जाती है, लेकिन फिलहाल पहले छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना सीखिए। क्या कीजिए। अगला है, सहकारी समिति के साधारण सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। कब, 6 माह के भीतर आयोजित की जाती है। प्रत्येक सहकारी समिति वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित प्राधिकरण यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के समक्ष विवरणी दाखिल करते हैं। क्या करते हैं, विवरणी
दाखिल करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अगर अभी इस पूरे पॉइंट में अगर आपको खाली 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 याद हो गया, 243 ZH से ZT तक याद हो गया, हल्का हल्का कि भाई कौन सी चीज कहां पर है ना। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि बोर्ड के सदस्यों की संख्या कहां और पदावधि कहां पर देखिए, ZJ में दे रखी है, 243 ZJ में दे रखी है। अगर इतना भी याद हो गया, ये अगर इतना याद हो गया आपको क्या कि 21 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, कितने होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, और वो 2 अन्य सदस्यों को क्या बोलते हैं, कोऑप्टेड मेंबर बोलते हैं या सहयोगी सदस्य बोलते हैं। वो मतदान नहीं कर सकते या उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता बोर्ड में। हल्का हल्का अगर पहली बार में इतना भी आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप ठीक जा रहे हो। ग्रैस्प ऑल एंड लूज ऑल, आप सारा एक बार में नहीं याद कर सकते, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है आप, विवेकानंद भी नहीं है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। बार बार रिवाइज करने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। थोड़ा और बता देता हूं मैं कि सहकारी समिति से संबंधित संविधान के भाग 9ख, भाग 9 पार्ट 9B 9ख के अधिकांश प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द घोषित किया गया। क्या किया गया? दरअसल क्या हुआ, 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह मामले में, किसमें, भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह मामले में दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा शामिल सहकारी समितियों से संबंधित संविधान के भाग 9ख के अधिकांश हिस्सों को रद्द घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से निर्णय देते हुए कहा है कि भारत के संविधान का भाग 9ख केवल उसी सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक यह बहुराज्य सहकारी समितियों यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के भाग 9ख के तहत आर्टिकल 243 ZI, 243 ZJ, 243 ZK, 243 ZL, 243 ZM, 243 ZN, 243 ZO, 243 ZP, 243 ZQ, 243 ZT को रद्द कर दिया, जबकि आर्टिकल 243 ZH, 243 ZR और 243 ZS को पृथक्करण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर बरकरार रखा है। अब किसको बरकरार रखा है ये इंपॉर्टेंट है। एक है 243 ZH, 243 ZH मतलब परिभाषा, ठीक है। 243 ZR मतलब इस भाग के प्रावधानों का बहुराज्यिक सहकारी समिति को लागू होना, और 243 ZS मतलब संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। इसको बरकरार रखा है, बाकी सबको क्या कर दिया, रद्द घोषित कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है चूंकि 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि संख्या 32 के अंतर्गत सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसलिए 97वें संविधान संशोधन के लिए संविधान के आर्टिकल 368(2) के अनुसार आर्टिकल 368(2) के अनुसार कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक था। क्या था? क्या था भाई? आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक था। 97वें संविधान संशोधन के मामले में यह अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था, अतः उक्त संशोधन द्वारा सम्मिलित संविधान के भाग 9ख यानी पार्ट 9B के अधिकांश प्रावधानों को रद्द किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, समझ में आ गया? पृथक्करण के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के आधार पर 243 ZH, 243 ZR और 243 ZS को बरकरार रखा है। बाकी हमने जितना भी पढ़ा सब रद्द कर दिए गए हैं। इसका मतलब आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा, क्योंकि क्या बताया मैंने, 7वीं अनुसूची में जब हम जाते हैं तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती हैं। अब यह राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची में भी क्या है भाई, राज्य सूची में भी प्रविष्टि संख्या 32 में है सहकारी समिति, क्या है। और 97वें संविधान संशोधन में आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन विधानसभाओं ने अनुसमर्थन किया नहीं, तो इसको रद्द कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया।
इसको बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, तब जाके आपकी समझ में आएगा। बेयर एक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया?